बुक रिव्यू आपको तब समझ आएगा जब मैं पाकिस्तान के इश्यूज आपको बताऊंगा। तो मैंने बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं 2 मिनट में उनको आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने ये लिखा था सवाल, बल्कि मैंने सब स्टूडेंट से किया था कि स्ट्रक्चरल लूप होल्स इन इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री क्या है हमारे। स्ट्रक्चरल लूप होल्स क्या है हमारे इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, आप लोग दोबारा सुन लें। इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि आपके इंस्टीट्यूशंस जो सोसाइटी के लिए बने होते हैं, सोसाइटी के लिए इंस्टीट्यूशंस क्यों बने होते हैं, ताकि सोशल फैब्रिक जो है वो इंटैक्ट रहे। उसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं, अच्छा, और सोशल होते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि गवर्नमेंट को डील कर रहे हैं। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं जो आपकी जॉब्स का और आपका इनकम और आपकी इनकमिंग और आउटकमिंग इंश्योर करें कि आपको इतनी लिबर्टी हो इन चीज़ों में, या आप इतना अर्न कर सकें, या आप कोई भी काम कर सकें, इकोनॉमिकली आप थ्राइव कर सकें, सोसाइटी थ्राइव करे। सोशल इंस्टीट्यूशन में ये सारे आ रहे हैं। एजुकेशन होता है, हेल्थ होता है, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी करते हैं। अब मैं एक्सप्लेन ही कर रहा था कि हम लोग पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हम ब्रिटिश एरा से जब निकले तो हमारे इंस्टीट्यूशन जो ट्रांसफॉर्म होते हैं कि वो ब्रिटिश एरा के ही साए तले या उसकी बकाया जात को लेके हम चलते रहे। हम लोगों के इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट जो से है आज भी वो कॉलोनियल है। आप कॉलोनियल मेंटालिटी रखते हैं, और ये पेपर में सीएसएस में ऐसे भी आया था। वो मेंटालिटी क्या है, कॉलोनियल मेंटालिटी होती क्या है, थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल पे होती है जी। सोशल कंट्रोल एक्सर्ट करने पे, सोशल कंट्रोल 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव सोशल कंट्रोल क्या होता है, बिहेवियर को, इन सोसाइटी के बिहेवियर को टेम करने के लिए आप उनको फैसिलिटेट करते हो पहले, और फैसिलिटेशन के बाद आप उनकी जब नीड्स पूरी कर देते हैं तो एक फियर होता है कि अगर आप वायलेट करेंगे तो आपकी नीड्स पूरी होना बंद हो जाएंगी। ये पॉजिटिव कंट्रोल होता है। सोसाइटी को पॉजिटिवली कंट्रोल करना चाहिए। आप लोगों को थ्राइव करने दें, उनको ग्रो करने दें, उस सोसाइटी में हार्मनी होती है। और वहां पे फियर क्या होता है, फियर ही होता है कि अगर इस तरह प्रोटेक्शन देना कि उसकी इकोनॉमिक लिबर्टी कोई ना ले, उसकी सोशल लिबर्टी कोई ना ले, उसके राइट्स में इन्फ्रिंज न करे। राइट्स इकोनॉमिक होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, सोशल होते हैं। यानी कि वो पॉलिटिक्स में भी आना चाहे तो कोई मसला नहीं है, वो इकोनॉमी में भी कोई अपना रोल प्ले करना चाहे कोई इशू नहीं है, और अगर वो अपनी लाइफ में अपनी आज़ादी में ना जाते फिर भी कोई मसला नहीं है। ये वो स्ट्रेटजीज होती हैं जिनका मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव कंट्रोल एक्सर्ट करती हैं। पॉजिटिव कंट्रोल बेनिफिशियल होता है, और इसमें डर ये होता है कि अगर आपने रूल वायलेट किया तो आपके खिलाफ इंस्टीट्यूशन एक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूशंस का बेसिक काम होता है कि वो वायलेशंस को रोकें, और वायलेशन को रोकने के लिए इंस्टीट्यूशन को बायसनेस अडॉप्ट नहीं करनी पड़ती, वो इम्पार्शियल होते हैं। लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ पे था तो ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस आप नहीं कह सकते कि वो इम्पार्शियल थे, क्योंकि ब्रिटिश यार यहाँ पे एक कॉमन आदमी तो नहीं आया था ना। ब्रिटिश आया था रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, सोशल कंट्रोल। तो उसने जो इंस्टीट्यूशंस बनाए, उसने इंस्टीट्यूशंस की डायरेक्शन ही रखी सोशल कंट्रोल पे। मैंने बताया कि पुलिस जुडिशरी उस टाइम पे भी जो काम कर रही थी वो ब्रिटिश के वेस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती थी। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रीडम मूवमेंट होती थी तो वो उसको कब करने के लिए रोकते थे, लोगों को गिरफ्तार कर लेते थे, जिस तरह भी है। उस टाइम पे बहुत ज्यादा सख्ती थी, आपने स्टोरी भी सुनी है भगत सिंह की या बाकी। तो उनका काम था कि किसी किस्म की रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को रोका जाए, और हम जब तक यहाँ पे रूल कर सकें। तो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस तो बनाए, लेकिन वो थे सोशल कंट्रोल एक्सर्ट करने के लिए फोर्सफुली। अल्टीमेटली वो कोलैप्स इसलिए कर गए क्योंकि ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशंस जहां पे लोगों को आप पब्लिक सर्विस नहीं इंश्योर करते, वो कोलैप्स कर जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जिस तरह ब्रिटिश कोलैप्स किया और भाग गया यहाँ से। तो कोई भी कौम बाहर से आती है तो वो एक्सप्लोटेटिव इंस्टीट्यूशन ही बनाती है, क्योंकि उसने कंट्रोल रखना होता है। अब जब ब्रिटिश चला गया तो हमारे इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफॉर्म होना चाहिए था, ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि हम लोग मैक्सिमम पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे फोकस करते, जो कि मैं अब बुक एनालिसिस में बताने जा रहा हूं आपको।
हम लोग पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे अगर फोकस रखते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस होता है एजुकेशन पे, हेल्थ के ऊपर और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बेहतर करने पे। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन अगर हमारे बेहतर होते हैं, मैं इन तीनों को बता देता हूँ। पहले मैं थोड़ा रिव्यू देता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा ब्रिटिश की कि उन्होंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को, और मैं आपको एग्जांपल दूंगा नॉर्थ साउथ कोरिया की, उन्होंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया। ये वाई नेशन फेसबुक के अंदर है। अब हम एजुकेशन को रिफॉर्म करते हैं तो हमारी सोसाइटी कंपेटिटिव होती है। मैंने कल कैसे बात की थी, कंपेटिटिवनेस क्या होती है। आप सब इतने कंपेटिटिव माइंडसेट रखते कि दुनिया में कहीं भी आप जाते तो आप एक अच्छी पोजीशन पे बैठे होते किसी जॉब में भी, वो इनडायरेक्टली आप मुल्क को फायदा देते हैं। कंपेटिटिव होना मुल्क के लिए फायदेमंद होता है। कंपेटिटिव बनाने के लिए एजुकेशन ट्रांसफॉर्म करनी पड़ती है। जो कंपेटिटिव माइंडसेट होता है वो सिर्फ जॉब में नहीं होता, कंपेटिटिव माइंडसेट सोसाइटी में भी होता है। मैं सोसाइटी में हूं तो मेरे सामने कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, अगर मेरा कंपेटिटिव माइंडसेट है या मैं एजुकेशन के उस फेयर से गुजरा हूं जहां पे लर्निंग होती है इंसान की, सिर्फ जॉब्स को सिक्योर करने के लिए नहीं, सोसाइटी को भी बेहतर बनाने के लिए, तो मैं कॉन्फ्लिक्ट को भी अवॉइड करूंगा। मैं कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के साथ साथ मैं पॉजिटिव टेंडेंसीज ना सिर्फ रखूंगा, उनको फैलाऊंगा भी। तो एजुकेशन इसलिए इस इंस्टीट्यूशन पे काम करना जरूरी है कि आपकी पूरा एक सफेयर बदल जाता है सोसाइटी का। तो इस पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुई। हेल्थ के ऊपर हेल्थ इंडिकेटर्स आपके बहुत अच्छे नहीं है, तो ये इंस्टीट्यूशन भी वीक रह गया। ये सोशल इंस्टीट्यूशन है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का काम होता है कि आप कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को कुछ हाथों में ना होने दें, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो सी है वो काफी हद तक वन साइडेड है। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ फैमिलीज बहुत अमीर हैं, बाकी एवरेज हैं, बाकी बिलो एवरेज हैं। तो ये जो चीजें रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सोसाइटी में इस तरह के एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे। उसकी रीजन वही है, वापस चले जाते हैं पॉइंट पे, कि जिन इंस्टीट्यूशंस को ये एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए था वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में यूज होते हैं, या वो इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी को सर्व करने के साथ साथ पॉलिटिक्स के साए तले भी प्रेशर में भी होते हैं। तो जब तक आप पॉलिटिकली मैनिपुलेट करते रहेंगे इंस्टीट्यूशंस को तो वो एक्सट्रैक्टिव ही रहेंगे, जब तक आप उनको इंडिपेंडेंट काम नहीं करने दोगे। तो ये होती है ब्रिटिश मेंटेलिटी थी कि वो इंस्टीट्यूशंस को अपने वेस्ट इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते थे, उनको आजादाना काम नहीं करने देते थे। हालांकि अब ब्रिटिश के अंदर आप पुलिस का रोल देखेंगे तो आप फॉरेनर भी हैं तो वहां का लोकल सिटीजन भी आपको कुछ नहीं कह सकता, पुलिस आपको प्रोटेक्ट करेगी। उन्होंने इंस्टीट्यूशन को इंक्लूसिव कर दिया, बार हमारे एक्सट्रैक्टिव रहे। तो ये मैंने पाकिस्तान के स्ट्रक्चर रूपोज बताए हैं। हमारे स्ट्रक्चर रूपोज ये हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन जो से हैं वो इस माइंडसेट को लेके चल रहे हैं, माइंडसेट टू एक्सर्ट पावर टू रन अ स्टेट। पावर से स्टेट रन नहीं होती, स्टेट रन होती है लोगों को उनकी बात सुन के उनके मुताबिक चलने से। तो जब तक आप पावर को एक्सर्ट करते रहेंगे, इंस्टीट्यूशंस की नेचर एक्सप्लॉइटेटिव ही रहेगी, और उससे स्टेट को नुकसान ही होता है। इकोनॉमी, हेल्थ और आपके सोशल इंडिकेटर्स डाउन जाते हैं। तो पहले ये तो बैकग्राउंड था पाकिस्तान का कि हम लोग इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्यों फंसे हुए हैं। बेसिकली हमारी पॉलिटिक्स ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। जब पॉलिटिक्स ट्रांसफॉर्म नहीं हुई तो हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर सर्वाइव किए। अब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें कंप्रोमाइज होती हैं। मैरिट कंप्रोमाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं और मेरे साथ इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं, बाकी हैं, वो अगर मैं बायसनेस के ऊपर रखूंगा कि कौन मेरे नजदीक हैं या किन को मैं जानता हूं, तो इकोनॉमी कभी थ्राइव नहीं करेगी। तो हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस उस तरह इवॉल्व नहीं किए। उनका इम्पैक्ट आपके सारे इंस्टीट्यूशंस पे आया, जो पब्लिक सर्विस से भी रेलिवेंट थे, जो आपके सोशल कंट्रोल से भी रेलिवेंट थे। पॉजिटिव सोशल कंट्रोल हमारा कम रहा, नेगेटिव ज्यादा रहा। इसीलिए सोसाइटी में सेग्रीगेशन बनी, इसीलिए सोसाइटी में पोल्स बनना शुरू हो गए, क्योंकि पॉजिटिव सोशल कंट्रोल में आप लोगों को अलाउ करते हैं कि वो बगैर किसी कास्ट, क्रीड और ग्रुप एफिलिएशन के ग्रो करें। वो सोसाइटी थ्राइव करती है, इंस्टीट्यूशन इंश्योर करते हैं। नेगेटिव सोशल कंट्रोल होता है कि कुछ ग्रुप्स पे पावर एक्सर्ट की जाए, कुछ को ओपन फील्ड दी जाए। तो इस तरह डिस्पैरिटीज आती है सोसाइटी में। तो सोशल डिस्पैरिटीज जो हमारी सोसाइटी में भी हैं, ये नेगेटिव सोशल कंट्रोल से हैं।
यही रिजल्ट है। आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती तो हमारा सोशल मीडिया नेगेटिव ना होता, वो नेगेटिव अब पड़ा। तो ये तो बैकग्राउंड था पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशंस का, कि हम इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर पाए, और हमारे इंस्टीट्यूशंस की डिवीजन हो गई है। एक पब्लिक सर्विस वाले वीक हो गए हैं, सोशल कंट्रोल वाले स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। और ये वजह है हमारी। अगर हम पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूशन को बहुत अच्छा कर देते हैं, रेलवेज है जो कि पब्लिक सर्विस है, तो इंडिया में आपको पता है जितने लोग ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करते हैं उतने इंडिया में एक दिन में कर जाते हैं। इंडिया ने रेलवेज को बहुत ट्रांसफॉर्म किया, लोगों को मीन्स और ट्रांसपोर्ट देने से आप बहुत ज्यादा इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, स्ट्रेटजी के लिए भी आप लिंक करते हैं अपने आप को, जिस तरह चाइना ने किया हुआ है। ये पब्लिक सर्विस है। पब्लिक सर्विस होती है जो लोगों के लिए हो। एजुकेशन और हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करने से लोगों के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ता है। तो ये पब्लिक सर्विस की इंस्टीट्यूशंस, जब हम इनको स्ट्रेंथन करेंगे तो हमारी सोसाइटी इंक्लूसिव होगी। इंक्लूसिविटी के लिए इंस्टीट्यूशन में उन इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें जो पब्लिक सर्विस में होते हैं। ये भी पब्लिक सर्विस होती है, लेकिन ये पब्लिक सर्विस सोशल कंट्रोल के लिए होती है, वो पब्लिक सर्विस होती है लोगों को थ्राइव करने के लिए। ये नेगेटिव टेंडेंसीज को रोकने के लिए होती है। आप बात क्लिक कर रहे हैं आप लोगों को? अच्छा, अब इसमें जो वाई नेशन फेल में एनालिसिस दिया हुआ, ये मैं मिटा दूं, ये होने वाले स्टूडेंट मिटा दूं इसको मैं। कौन सा वाला सेकंड पॉइंट? जी, होने वाले बच्चों समझ आ गई आप लोगों को इस बात की? अच्छा, ये मैं बोर्ड मिटाने लगा जी। जुनेद बोर्ड इस कर दें बेटा, आ जाए। जी जी, सोशल कंट्रोल पॉजिटिव रखना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क दोबारा बता देता हूँ। पॉजिटिव सोशल कंट्रोल होता है जो कि पैरिटी मेंटेन करे। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि आप नेगेटिव एलिमेंट्स को अलाउ ना करें कि वो किसी को डिस्टर्ब करें। ये पॉजिटिव कंट्रोल होता है। कंट्रोल रखना पड़ता है आपको। पॉजिटिव सोशल कंट्रोल होता है जो आपकी आइडियोलॉजी को प्रिजर्व करे। पॉजिटिव सोशल कंट्रोल होता है जो आपके रिलीजियस अस्सलाम वैल्यूज वालेकुम को, सैयद। आपके फॉरेन पॉलिसी को, इनको इनको इंश्योर करिए कि इनको भी डैमेज ना करे। नेगेटिव सोशल कंट्रोल होता है जहां पे विक्टिमाइजेशन होती है। कंट्रोल वो भी सोशल ही है, लेकिन उसमें विक्टिमाइजेशन ज्यादा आती है, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव सोशल कंट्रोल अगर हम करेंगे तो इंस्टीट्यूशंस ट्रांसफॉर्म करने से करेंगे, उनको इंक्लूसिव करना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर है? ये सोसाइटी की टर्म्स में बता, उसमें सोशोलॉजी की टर्म्स बता रहा हूं मैं आप लोगों का ना। सोशल कंट्रोल का चैप्टर है पूरा। अच्छा, अब वो ये कह रहा है, मैंने नॉर्थ और साउथ कोरिया की एग्जांपल बहुत दफा आपको दी होगी, लेकिन वो उसकी डेप्थ में थोड़ा जाते हैं नॉर्थ और साउथ कोरिया की एग्जांपल में कि उनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। ये बुक के चैप्टर नंबर, पेज नंबर 71 है, अगर बुक्स आपके पास है वाई नेशन फेल में। वो ये कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले नॉर्थ और साउथ कोरिया सेम थे। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इनके अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन हुआ क्या, इनका जी बंदा था साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने जो प्रेसिडेंट का इलेक्ट हुआ, नाम लिखें जी उसका, जब 1945 के बाद, लिखें जी 1945 के बाद क्या हुआ। इसने अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफॉर्म किया। कैसे किया जी? इस यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटीज का बंदा है जिनका, हार्वर्ड
इसका नाम भी याद कर लीजिएगा। सिंगमैन री नाम है जिसका। अब पता नहीं इसको वहां क्या बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ठीक है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था जी। और ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ था 1948 में। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने मार्केट इकोनॉमी चलाई। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है अभी लिख लें। इसने मार्केट इकोनॉमी को प्रेफर किया, हालांकि इसको यूएसए की सपोर्ट भी हासिल थी। इसका मतलब है यूएसए रोकता नहीं है डेवलपमेंट से वैसे। अच्छा, दूसरी तरफ साउथ कोरिया रखे, नॉर्थ कोरिया। अब मैं बताया तो मार्केट इकोनॉमी क्या थी, वैसे पहले नॉर्थ कोरिया लिखते हैं आप, पहले नॉर्थ कोरिया कंपैरिजन। नॉर्थ कोरिया में क्या हुआ जी। ये बंदा था जी किम टू संग। इसको सोवियत की सपोर्ट थी और इसने मार्केट इकोनॉमी के अगेंस्ट, यानी इंक्लूसिव नहीं रहा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज नहीं किया। नहीं रिकॉग्नाइज किया, लेकिन नॉर्थ कोरिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया, साउथ कोरिया ने नहीं किया। फर्क कहां पे आ रहा था, ये डायनेस्टिक था। यहां पे उन्होंने अच्छा खासा एजुकेटेड अपना जो प्रेसिडेंट था उसको इलेक्ट किया। उसने जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अलाउ किए वो लोगों की वेलफेयर के लिए किए, इंक्लूसिव कर दिए, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप अलाउ रखना अलाउ था। नॉर्थ कोरिया में नहीं था, साउथ कोरिया में था। आप जो से हैं अपना प्राइवेट बिजनेस रन करते, स्टेट प्रोटेक्ट करती थी। नॉर्थ कोरिया में नहीं था इस तरह। अब इससे इनका जो पॉइंट शुरू हुआ 1945 के बाद, वहां पे इनकी प्रोस्पेरिटी में डिफरेंस आना शुरू हुआ। क्यों? एक तरफ इंक्लूसिविटी थी, एक तरफ एक्सप्लॉयटेटिव था। दोनों में। अच्छा, इन्होंने ना फ्रीडम बड़ी कर्टेल कर दी थी, फ्रीडम। जिसमें पब्लिक स्पीच भी थी, बिजनेस की भी थी। नॉर्थ कोरिया ने फ्रीडम अलाउ की, साउथ कोरिया ने फ्रीडम अलाउ की, नॉर्थ कोरिया ने बैन कर दी। यानी कि आप इसको इस कंटेस्ट में लिखेंगे, साउथ कोरिया ने पॉजिटिव सोशल कंट्रोल किया, नॉर्थ कोरिया ने नेगेटिव सोशल कंट्रोल किया। इसका इम्पैक्ट क्या आया, उस पर जाते हैं जी। एक चीज और भी इंक्लूसिविटी में वो शामिल कर लें, जो मैं पब्लिक वेलफेयर के डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा था। साउथ कोरिया ने एजुकेशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बहुत की, बहुत ज्यादा की साउथ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया ने नहीं की। यानी इसने पहला काम किया, एजुकेशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। इन्होंने अपना एक टारगेट अचीव किया लिटरेसी रेट का, हाई लिटरेसी रेट का। लिटरेसी रेट बहुत अच्छा किया साउथ कोरिया ने। इन्होंने जो पॉलिसीज बनाई उसने इंडस्ट्री को फेवर किया। मैंने आपको बताया था कि लोगों को उनकी सिक्योरिटी मिली कि वो इंडस्ट्री लगाएंगे तो उनकी सिक्योर होगी इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्री को बहुत सिक्योर किया। इनकी जो पॉपुलेशन थी
मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कंपेटिटिव थी। कंपेटिटिव का मतलब क्या है? एजुकेटेड, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाता था तो उसको बेनिफिट होता था। पॉपुलेशन इतनी कंपेटिटिव थी कि वो किसी भी किस्म की इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर सकती, और उसको सपोर्ट सिर्फ एक्सेप्ट ना करती, उसको ग्रो करने में हेल्प करती किसी भी कंपनी को। पॉपुलेशन बहुत कंपेटिटिव थी, यानी कि पॉपुलेशन आप कह लें कि उसके अंदर इनोवेशन की कैपेसिटी बहुत थी साउथ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया में ये पॉइंट्स आप निकालते जाएं, साउथ कोरिया में पॉइंट्स थे। साउथ कोरिया चूंकि अपनी एजुकेशन पे काम करता ना, तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, ट्रांसफर करने में ये बहुत आगे चले गए। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट और ट्रांसफर करने में। अब ये फैक्टर्स किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए आप नोट कर लें। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में साउथ कोरिया आगे चला गया। उसकी रीजन क्या थी? बेसिक काम यहां से शुरू हुआ। बेसिकली आप देखें, पॉइंट शुरू हुआ था उसकी लीडरशिप से। उसका विजन था, मैं ये कह दूं कि उसका विजन था। दूसरी तरफ विजन क्या था? डायनेस्टिक विजन था। अभी भी डायनेस्टिक विजन है उनका। तो विजन चेंज हुआ। आप ये देखो कि ये दो स्टेट्स बनी, दोनों के सिर्फ एक फर्क था, ज्योग्राफी में फर्क नहीं है, पॉपुलेशन में फर्क नहीं है, कजन्स रहते हैं दोनों तरफ। फैमिलीज इस तरह डिवाइड हो गई हैं, कुछ साउथ कोरिया में, कुछ नॉर्थ कोरिया में है। तो इसका मतलब ज्योग्राफी रोल प्ले नहीं करती प्रॉस्पेरिटी में। इसका मतलब है आपके एनवायरमेंट रोल प्ले नहीं करता, विजन प्ले करता है। और सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन में वो किस इंडिकेटर पे गए? एजुकेशन में। देखो यार, एजुकेशन लिंक्ड होती है आपकी इन्वेस्टमेंट से। लोग आप में तब इन्वेस्ट करेंगे जब आपकी पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी। तो उसने इसी विजन को किया, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए एजुकेशन दी लोगों को, उनको कंपेटिटिव बनाने के लिए एजुकेशन दी, ताकि कंपनीज आके इन्वेस्ट करें, लोगों को एजुकेट किया। अच्छा, उसके बाद इनोवेशन के काबिल बनाया लोगों को ताकि वो इनोवेट करें। तो ये मिरेकल एक उन्होंने कर दिया, और इकोनॉमी जो सी है ये बहुत ट्रांसफॉर्म हुई। और फर्क कितना ज्यादा पड़ा ये मैं बताता हूँ। अगर आप सैटेलाइट की इमेज देखें, सैटेलाइट की इमेज रात के टाइम पे, इस बुक के अंदर लिखा है, तो वो कहता है कि आप साउथ कोरिया को देखेंगे तो वो ब्राइट नजर आएगा आपको, नॉर्थ कोरिया को देखेंगे तो वहां पे डार्कनेस नजर आएगी आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे मे बी लाइट हो, लेकिन ब्राइटनेस शो करती है कि आपके एरियाज कितने डेवलप हुए विद द पैसेज ऑफ टाइम, और डार्कनेस शो करती है कि आपकी कितने लिमिटेड प्रॉस्पेरिटी हुई। तो ये 20-30 सालों में डिफरेंस कितना डाल गया सिर्फ वीएन की वजह से। और इंक्लूसिविटी का मे भी आपको बात समझ आ रही है। इंक्लूसिविटी होती है आपने लोगों को अलाउ करें कि वो इंडस्ट्री में भी अपना रोल प्ले करें, इनोवेशन में भी करें, टेक्नोलॉजी में भी करें, पॉलिटिक्स में भी करें। ये सारा रोल कौन डिफाइन करता है? एजुकेशन और हेल्थ। अच्छा, आगे चलते हैं। जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है ना, दोनों कंट्रीज में डिफरेंट है, ये नेचुरल होता है। साउथ कोरिया में आप यंगस्टर है ना, साउथ कोरिया में ये बड़ा कॉन्फिडेंस है यंगस्टर्स के अंदर कि अगर वो एजुकेशन अपनी अच्छी कर लेंगे और अपना हार्ड वर्क करेंगे तो वो एक दिन अपनी कोई अच्छी कंपनी बना जाएंगे, और वो अपने मुल्क के अंदर एक डिस्टिंग्विश स्टेटस मेंटेन कर लेंगे। ये नॉर्थ उसमें साउथ कोरिया में बिलीव है। उसकी रीजन क्या है? स्टेट ने उनको सिक्योरिटी दी हुई है कि अगर आप मेहनती हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, तो आपको रिवार्ड मिलेगा। तो एक जो उनका बिलीव है कि हमें रिवार्ड मिलेगा, जो मिलता है वो लोगों को एक्सर्ट करता है मेहनत करने पे। लोग मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ये बात पता है कि स्टेट उनकी प्रॉपर्टी भी प्रोटेक्ट कर रही है, स्टेट उनकी कंपनीज को भी प्रोटेक्ट कर रही है, स्टेट उनकी इन्वेस्टमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगी। तो वहां के लोग एक्सर्ट करते हैं पावर, सॉरी, अपनी एनर्जीज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपनी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ऑटोमेटिकली वो किससे लिंक रहती है? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन से। नॉर्थ कोरिया में ये नहीं है। नॉर्थ कोरिया में आपको कॉन्फिडेंस नहीं नजर आएगा लोगों में, मे बी आपकी प्रॉपर्टी भी
गवर्नमेंट के अंडर चली जाए, मे बी आपकी कंपनी भी गवर्नमेंट के अंदर, एक फियर है। तो फर्क कहाँ पे आ रहा है? फियर, फियर दोनों स्टेट्स के अंदर डिफरेंट है। नॉर्थ कोरिया में फियर है कि हम जितना भी एक्सर्ट कर लें, अपनी एनर्जी जितनी भी लगा लें, हम कल को स्टेट हमें कैप्चर कर सकती है, स्टेट की इंस्टीट्यूशन हमें कैप्चर कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। साउथ कोरिया में फियर नहीं है कि हम इंस्टीट्यूशन एक्सप्लॉइट करेंगे, वहां पे एक फ्रीडम है, और वो फ्रीडम जो सी है वो आपके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करती है और आपकी एनर्जी लगती है। तो यानी कि बेसिकली साउथ कोरिया ने स्ट्रेंथ कहां से गेन की? अपने लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन से। लोगों को ट्रांसफॉर्म किसने किया? इंस्टीट्यूशन ने। इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं? आपकी एजुकेशन ने ट्रांसफॉर्म किया, हेल्थ ने ट्रांसफॉर्म किया, और पब्लिक सर्विस डिलीवरी ने ट्रांसफॉर्म किया। और सबसे बढ़ के आपके इंस्टीट्यूशन जस्टिस अगर प्रोवाइड करें, या ये बात मेक श्योर करें कि कोई एक्सप्लॉइट नहीं, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं होने देंगे, किसी के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट नहीं होने देंगे, किसी की प्रॉपर्टी जो सी है वो किसी की तरफ नहीं जाएगी, तो ऑटोमेटिकली लोग जो से हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, और हार्मनी और पीस तो वैसे ही आया था स्टेट में। इन दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन आप लोगों को समझ आ गया? अच्छा, बेसिक डिफरेंस कहां से जनरेट हुआ है? माइंडसेट से। मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को भी माइंडसेट मैटर करता है, माइंडसेट मैटर करता है। इनका भी माइंडसेट डिफरेंट है। आज भी नॉर्थ कोरिया में उनका बड़ा जो हैंडसम लीडर है किम जॉन, वो आज भी सुबह शाम जो से उनका एक ही होता है कि वो एक किस तरह से अपनी पावर को सिक्योर रखें। तो इवेंचुअली ये सोसाइटीज कोलैप्स करती हैं। हिस्ट्री ये बताती है कि कोई भी सोसाइटी जहां पे इन्फ्लुएंस आप एक्सर्ट कर रखेंगे वो कोलैप्स करेगी। ठीक है, इसकी समझ आ गई है? ऑन वाले स्टूडेंट्स को समझ आ गई है? जी स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। जो इंटरेस्टिंग एग्जांपल और है, मिटाएं बोर्ड, मिटाएं जरा। अब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में भी आप समझ लें एक चीज। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इंग्लैंड में कैसे हुई, और फिर इंग्लैंड ग्रो कैसे कर गया? इंग्लैंड में पहले कॉन्फ्लिक्ट था काफी ज्यादा। अगर आप इंग्लैंड की हिस्ट्री पढ़ें तो किंग के खिलाफ ना एक दफा मूवमेंट चली थी, काफी दफा मूवमेंट चली थी। और अगर आपने ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ी है, किसी ने पढ़ी है, तो मुझे एक्साइट पता है, किंग के खिलाफ एक दफा मूवमेंट चली थी, दो तीन चार दफा इनको फाइट करनी पड़ी थी। पहले कॉन्फ्लिक्ट था, मुख्तलिफ सेगमेंट से कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि सेम बात थी, एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशंस थे इंग्लैंड के अंदर भी। 17वीं सेंचुरी में जाके इंग्लैंड ने एक सस्टेन्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट 17वीं सेंचुरी में आया था इंग्लैंड में। सस्टेन्ड इकोनॉमी कॉन्सेप्ट क्या होता है? सस्टेन्ड इकोनॉमी होती है ओवर द ईयर्स कैपेसिटी रखती हो, ओवर द ईयर्स कैपेसिटी रखती हो ग्रो करने की। फॉर एग्जाम्पल 17वीं सेंचुरी से आज तक इंग्लैंड की इकोनॉमी उन्होंने कहीं ना कहीं सस्टेन की हुई है। रीजन क्या थी? रीजन क्या थी? रीजन थे उनके इंस्टीट्यूशंस। जब 17वीं सेंचुरी के बाद इंग्लैंड ट्रांसफॉर्म हुआ तो इनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए। सिमिलरली इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन भी ट्रांसफॉर्म हुए। बताता हूं कैसे है। ये जो आप कहते हैं ना 17वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया इंग्लैंड में, ये अचानक कैसे आ गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? बताएं। मतलब वो सोए पड़े थे सुबह उठे रेवोल्यूशन आ गया? नहीं, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड का था, ये प्रोडक्ट था इनकी बहुत अरसे की इन्वेस्टमेंट में, सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट में। आपने वो लोग पहले प्रोड्यूस किए जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ लेके गए आपको। स्टीम इंजन किसने बनाया था? क्या? स्टीफन हॉकिंस ने स्टीम इंजन बनाया, नोट करें जी। स्टीफन हॉकिंस ने, इसलिए वो यूं हो गया, उसके नीचे आ गए थे मेरे ख्याल से फिर स्टीम इंजन के।
अच्छा, मुझे आप समझ आई कि वो बेचारा पैरालाइज क्यों हो गया वो। मैं काफी ऐसे सोच रहा था कि क्यों पैरालाइज्ड है। नहीं, मैं अब नहीं, बात भी समझ आ रही है कि उसने बनाया होगा ना, तो वो उसके ऊपर से गुजर गया होगा। आगे फिर जेम्स वार्ड खड़ा हुआ, तो उसने कहा मैंने बनाया, क्योंकि वो तो बोल नहीं सका। अच्छा। जेम्स वार्ड ने बनाया था। ओके। अच्छा, मुझे बताएं, इंग्लैंड के अंदर और कौन कौन सी डिस्कवरीज उन्होंने इनोवेशन की इंग्लैंड में। बल्ब किसने डिस्कवर किया था? एडिसन कहाँ का था? अमेरिकन था। ओके। और आपका स्टीम इंजन के साथ उसने बड़ी चंद नहीं, रुक जाए जी, बता देता हूँ। जेम्स वार्ड ने किया था स्टीम इंजन, लेकिन ये परफेक्टर था स्टीम इंजन का। ठीक है, पहले काम इस पे हो रहा था। उसके बाद है रिचर्ड आर्क राइट ने किया था जी स्पिनिंग फ्रेम। रिचर्ड आर्क, जी रिचर्ड आर्क ने। अच्छा जी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये जो यूरोप के अंदर ये जो लोग डिस्कवरीज की तरफ आए थे, ये आए कैसे थे? आप जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं इंग्लैंड में आया, इसके फैक्टर्स थे। फैक्टर ये थे कि सोसाइटी क्या थी? कंपेटिटिव थी। कंपेटिटिव ना होती ना, तो ना जेम्स वाट स्टीम इंजन बनाता, ना रिचर्ड आर्क जोन्स है वो इन्वेंशन करता। कोई भी इन्वेंशन ना होती। इन्वेंशन हुई कैसे? आपको स्पोर्ट हासिल थी यार। स्पोर्ट किस तरह की इन्वेंशन करने के लिए? एजुकेशन, इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप स्टीम इंजन बनाए, तो यहाँ पे वो आपको तो नाम आएगा नहीं ना, वो ऊपर तख्ती किसी और की लग जाएगी। ठीक है। अच्छा। ओके। उन्होंने ये कहा है जी, सुने, वो ये कह रहे हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन का लफ्ज लिखेंगे। ग्लोरियस रेवोल्यूशन, बेसिकली ग्लोरियस रेवोल्यूशन की हम बात करेंगे। ये पता है आप लोगों को ग्लोरियस रेवोल्यूशन? ओके। ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब आया था भाई? इससे हुआ क्या था? इसने किंग की पावर्स को कर दी थी रिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा। हाँ हुई थी, लेकिन मैंने क्या फेजेस में काम हुई थी, फेजेस में काम। पार्लियामेंट के पास इख्तियार आ गया था इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का या पॉलिटिकल, इनकी ट्रेजेक्टरी डिजाइन करने का पार्लियामेंट के पास आ गया था। अब वो ये बात कह रहा है कि आपकी जो सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की पाबंदियां कम हुई, स्लेवरी कम हुई उससे। लोगों की जो टैक्सेशन थी पहले, वो बड़ी अनबैसारी थी। आपको आप एक्सप्लॉइट करते थे लोगों से। किंग की बात कर रहे हैं, किंग क्यों? लेकिन इसके बाद ये ट्रांसफॉर्म होता गया। इंग्लैंड ने इंस्टीट्यूशन को इंक्लूसिव किया, तो वहां से लोग प्रोड्यूस होने शुरू हुए जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया। तो जो इंग्लैंड की ग्रोथ थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक, वो इस वजह से नहीं थी कि वहां पे अचानक से कुछ चीज आई। इन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया था सोसाइटी। पहले दिन की सोसाइटी नेगेटिव सोशल कंट्रोल में थी। नेगेटिव सोशल कंट्रोल से पॉजिटिव सोशल कंट्रोल में गई कैसे? ये मुझे बता दें बस। इन्होंने वो जो एक डायनेस्टी थी वो खत्म की। और ये जो रेवोल्यूशन था इंग्लैंड का, कितना से चला था यार? जो रेवोल्यूशन चलता रहा, उसमें सोसाइटी के सेक्शन कोलाइड करते रहे। सोसाइटी कोलैप्स भी की थी इनकी, लेकिन उस कोलैप्स करने के ये इवॉल्व हुई। इवॉल्व हुई तो इंक्लूसिव हुई। इंक्लूसिव हुई तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई इंग्लैंड की सोसाइटी की, इससे पहले नहीं थी। सेम बात वो अमेरिका की करता है। अमेरिका जो है 1664 से पहले, उसके इंस्टीट्यूशन भी एक्सप्लोरेटिव थे। 1664 में, कहां से डेट में उसके? 1664, हाँ। 1774 यार, 17।
मेरे ख्याल में 70-74 कौन अमेरिकन हिस्ट्री वाला है यार? मैं 70-74। लेकिन हाँ, लेकिन अमेरिका में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई थी 1774 से। सेम जो ब्रिटिश अमेरिका किसी कॉलोनी था, ये रखते सेम अमेरिका का सिस्टम भी सेम तरह चला। 1774 से पहले एक्सप्लोरेटिव था, लेकिन 1774 से बाद उन्होंने अगेन इंक्लूसिव किए इंस्टीट्यूशंस। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन के ऊपर, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की पब्लिक हेल्थ के ऊपर, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की टेक्नोलॉजी के ऊपर, बहुत इन्वेस्टमेंट की। अमेरिका ने भी लोग प्रोड्यूस किए जिन्होंने इनोवेशन की। अभी रिसेंट में आप देखिए, मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं आपका, ये जो कंपनीज जो बनती हैं दुनिया में, जो कंपनीज टेक्नोलॉजी रूल कर रही है, अमेरिकन इंडिविजुअल्स की ज्यादा उन्होंने बनाई। तो ये जो नेशन आपके ऊपर रूल कर रही हैं, इन्होंने रूल किया कंपेटिटिवनेस अटेन करके। कंपेटिटिवनेस फिर किससे आती है? इंक्लूसिविटी से। इंक्लूसिविटी में आप इंश्योर क्या करते हैं? ये लफ्ज लाजमी याद रखिएगा, पॉजिटिव सोशल कंट्रोल, नेगेटिव नहीं। और पॉजिटिव सोशल कंट्रोल बनाने के लिए सबसे पहली चीज पता है क्या है? आपके इंडिविजुअल ऐसे होने चाहिए। वो कैसे? इंडिविजुअल्स की मेंटालिटी आपकी पॉजिटिव सोशल कंट्रोल की होनी चाहिए। ये क्या फैक्टर है? आप अगर एजुकेशन में लोगों को एक्सप्लोरेटिव बना देंगे, तो जब वो पावर में आएंगे, चाहे आप सब पावर में आ जाए, आपका माइंड सेट एक्सप्लोरेटिव होगा। कलेक्टिव वेलबींग बहुत कम हमारी सोसाइटी में इसलिए भी है क्योंकि हम एजुकेशन में, पर्पज ऑफ एजुकेशन आपका क्या है? जॉब सीख करना, पैसे सीख करना, या पावर सीख करना? ऐसे ही है। आप में से कितने लोग इनोवेशन करना चाहते हैं? नहीं कर रहे क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं मिल रही। वरना आप भी कोई स्टीम इंजन बनाता अब इस रोल में, कोई बात नहीं। तो हाँ, ना सोसाइटी की डेवलपमेंट हिसाब से ही है ना। आप में कोई बल्ब बनाता बैठ के, कहने का मतलब ये कि हमारी सोसाइटी की आप ग्रोथ क्यों नहीं? आप सुन ले, मैं एनालिसिस कर दूं। मैं हमारी सोसाइटी की ग्रोथ क्यों नहीं है? ग्रोथ इसलिए नहीं है कि ग्रोइंग सोसाइटी वो होती है जो इनोवेशन लेके आए दुनिया में। इनोवेशन बिकती है दुनिया में, जो टेक्नोलॉजी के अंदर कोई रेवोल्यूशन लेके आए, जो कंपनीज के लिए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो, जो दुनिया को कुछ दे सके। इन टर्म्स ऑफ मटेरियल टर्म्स की बात कर रहा हूं, फायदा। आप ये देखेंगे फ्लो उस तरफ से चलता है जहां से इनोवेशन आती है, और उस तरफ से निकल जाता है फ्लो ग्रोथ का जहां पे इनोवेशन बाय की जाती है। तो हम लोग जो से कंज्यूम करने वाले लोग हैं, और उसकी वजह सारी की सारी ये कि हमारा फोकस पब्लिक सर्विस, या आप कह लें कि हमारी सोशल कंपेटिटिवनेस बनाने की बजाय फिलहाल सोशल कंट्रोल है। दुनिया में जितनी भी नेशन ट्रांसफॉर्म हुई है, उन्होंने इस फैक्टर को खत्म किया तो ट्रांसफॉर्म हुई है। तो पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन या जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज की ट्रांसफॉर्मेशन इस बात से लिंक्ड है कि वो अपना इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसके लूप खत्म करें, उनको इंक्लूसिव बनाएं, एजुकेशन हेल्थ लोगों की प्रायोरिटाइज करें। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज है उसको बहुत स्ट्रेंथन करें क्योंकि लोगों के लिए फैसिलिटी है। उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। किस टर्म में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी? इकोनॉमी में। इकोनॉमी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगी? आप सब जब बहुत कंपेटिटिव होंगे डिफरेंट फील्ड्स में, तो हमारी डाइवर्सिटी आएगी इकोनॉमी में। आप सब कुछ ना कुछ डिफरेंट एरियाज में सर्व करेंगे। कोई टेक्नोलॉजी में होगा, कोई आपका ट्रेड में होगा, कोई आपका जो सा उसमें मैन्युफैक्चरिंग में होगा, कोई इंडस्ट्री में बहुत आगे होगा। तो हमारी बेस बढ़ेगी। एनवायरमेंट में सस्टेनेबिलिटी कैसे आती है? आपका एनवायरमेंट जो सा इस टाइम आप फॉसिल फ्यूल बहुत चल रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी कौन लेके आएगा? आप लोग ही लाए। या इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे पर ट्रांसफॉर्म करने से हमारी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, पोल्यूशन के मसले हल हो जाएंगे। एनवायरमेंट सस्टेनेबल नहीं है हमारा। सोसाइटी सस्टेनेबल क्यों नहीं है हमारी? हमारी सोसाइटी में डिफरेंट माइंडसेट्स हैं, वो कोलाइड करते हैं आपस में क्योंकि उन सब की ग्रोथ डिफरेंट पैटर्न्स पे हुई है। आपकी सोसाइटी भी सस्टेनेबल नहीं हो रही क्योंकि आपके लोग आपस में एक माइंडसेट के साथ ग्रो नहीं करते। और जब डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज उनको नजर आती है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी सेम लेवल की नहीं है, तो वहां पे हेट्रेड और इनटॉलरेंस और आप कह लें पावर ग्रैब करने की टेंडेंसी ज्यादा आती हैं, जो हमारे हमारे यहाँ देखी जाती हैं। इसीलिए रिजल्ट ये है कि हमारी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है,
100-150 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि हर ग्रुप ने अपना इंटरेस्ट सिक्योर करना है, ये भी बुरी तरह इम्पैक्ट करता है। तो पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, इन एग्जाम्पल्स को देखें। पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना होगा, इंस्टीट्यूशन इंक्लूसिव बनाने होंगे, सोशल कंट्रोल पॉजिटिव करना होगा, अदरवाइज ये हालात ऐसी रहेंगे और हमें कर देने पड़ेंगे मजीद। कुछ समझ आया टॉपिक, डिबेट का समझ आइए कुछ बातों की, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स डिफरेंट लेके आऊंगा पाकिस्तान के रेफरेंस से, ताकि तुम लोग ऐसे में प्रूव कर सको। जी होने वाले स्टूडेंट समझ आइए, जी स्टूडेंट्स होने वालों को समझ आ गई बात, जबरदस्त हो गया जी। चलें जी, आज हम यहीं तक रखेंगे, टाइम खत्म हो गया, 3 बजे तक टाइम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अगला काम करेंगे, और मैं एनालिसिस हर वीक दिया करूंगा आप लोगों को। ये आपके ऐसे के लिए मुझे नजर भी आने चाहिए, सिर्फ ये पॉइंट लिख देना, खुद भी लिखना। थैंक यू सो मच जी। Recording stopped.